नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। देश की राजनीति में आज से एक नया अध्याय शायद शुरू हो चुका है। शायद इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस अध्याय का ये पन्ना कब खुलेगा ये तब पता चलेगा जब उपचुनावों के नतीजे आएंगे। आप बात समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूं उन उपचुनावों की जिनकी घोषणा अभी हुई है और जिनमें एक सीट है वायनाड की, केरल के वायनाड की, जहां से आज प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया। और इस मौके पर जो शानदार नजारा रहा, मतलब जिस तरह लोगों की भीड़ रही, आप ये देख सकते हैं। ये प्रियंका गांधी के समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में लोग पहुंचे हुए हैं। वायनाड में जनता ने इस तरह बाहर सड़कों पर निकलकर उनका स्वागत किया। और जब पूरा जो रोड शो हुआ, जिस तरह प्रियंका गांधी का नामांकन का सिलसिला चला और उसके बाद जो एक उनका जो भाषण भी जो दिया उन्होंने, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उन सब को लेकर एक जो माहौल रहा, वो माहौल ये बता रहा है कि देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा अगर प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंच जाती है तो। और प्रियंका गांधी जब लोकसभा पहुंचेंगी तो फिर मोदी सरकार के लिए किस तरह की नई मुश्किलें खड़ी होंगी, मोदी सरकार किस तरह लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का सामना वो मोदी कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो हमने देखा है कि अकेले जब राहुल गांधी ही बोलने खड़े होते हैं तो बीजेपी के तमाम लोग उनको रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनके भाषणों पर आपत्तियां करते हैं। खुद इस बार तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब एक साथ खड़े हो गए थे और लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने अपील की थी कि हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। ये नजारा था जब 2024 के बाद जो पहला संसद सत्र हुआ और उसमें जब राहुल गांधी ने भाषण दिया था तब। अब जब प्रियंका गांधी भी पहुंच जाएंगी लोकसभा, तब मोदी सरकार के लिए कैसी चुनौतियां रहेंगी, ये एक दिलचस्प नजारा रहेगा लोकसभा में देखने का। बट आज हम बात करते हैं उस वायनाड की जहां पर अभी कुछ महीनों पहले लैंडस्लाइड हुआ, भयंकर जो बाढ़ के कारण, भूस्खलन के कारण भारी तबाही मची। तो वायनाड जो था वो बहुत ज्यादा तबाही से गुजरा, वहां के लोगों को बहुत दुख दर्द झेलने पड़े। लेकिन इसके बावजूद आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए जिस तरह से लोग उमड़े, और न केवल आज से बल्कि तैयारी जो है वो काफी समय से चल रही थी। और जब से ये तय हुआ था कि प्रियंका गांधी ही राहुल गांधी की जगह लेंगी वायनाड में, तब से लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा था। और आज ये उत्साह जो है सड़कों पर देखने मिला। तो राहुल गांधी के बाद अब वायनाड में प्रियंका किस तरह से प्रतिनिधित्व करेंगी, ये तो एक सवाल बना ही हुआ है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनावी राजनीति में प्रियंका के इस शानदार आगाज से मोदी सरकार के लिए बढ़ जाएंगी चुनौतियां। आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम सुन लेते हैं आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों की कुछ खास बातें जो आज अपने भाषण में उन्होंने कही। वो अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे और उसका मलयाली में अनुवाद कर रही थी एक महिला वहां पर। पहले हम सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने आज किस तरह से प्रियंका गांधी को बताया कि वो कैसे मेरी जगह लेंगे और कैसे उन्होंने वायनाड से अपना एक खास रिश्ता जो है उसको किस तरह से उसका बखान किया। सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വയനാട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. അതിന് 2 ജനപ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലുള്ള ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് വയനാട്. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. അതിലെ 2 ജനപ്രതിനിധികൾ, ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് വയനാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ. രണ്ടാമത്തെ ആൾ വയനാടിന്റെ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि अब वायनाड से, मतलब वो एक अकेला एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा या संसदीय क्षेत्र होगा जहां से 2 सांसद रहेंगे, एक आधिकारिक तौर पर, एक और गैर आधिकारिक तौर पर। क्योंकि राहुल गांधी आप जानते हैं वायनाड से भी इस बार चुने गए थे, लेकिन उन्होंने रायबरेली की सीट को रखा, वायनाड को छोड़ा। लेकिन अब वो वायनाड के लोगों को ये बता रहे हैं कि उन्होंने वायनाड कभी छोड़ा नहीं है।
अब भले उनकी बहन वहां से जीत जाए और वो आधिकारिक तौर पर वहां की सांसद बनेंगी, लेकिन राहुल गांधी भी अपने वायनाड के संसदीय क्षेत्र के लोगों का उसी तरह ख्याल रखेंगे जैसे कि एक सांसद रखता है। और इस तरह राहुल गांधी ने एक बहुत ही खूबसूरत कदम बढ़ाया और इस तरह से अपने संसदीय क्षेत्र से लोगों को जोड़ा है। ये एक नया तरीका राहुल गांधी का और राजनीति में भी एक नए तरीके का ये कदम देखने मिला। इसके अलावा आज प्रियंका गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी के भाषण देने से पहले प्रियंका गांधी ने भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने उनके उसमें भावुकता भी नजर आई, एक दृढ़ इरादा भी नजर आया। प्रियंका गांधी ने ये बताया कि किस तरह वो पिछले 35 सालों से चुनाव प्रचार में लगी हुई, पहले वो अपनी माँ और भाई और दूसरे लोगों के लिए प्रचार किया करती थी, लेकिन ये पहली बार है जब वो खुद के प्रचार के लिए आई हैं। और ये भी सब जानते हैं कि अभी तक जब भी माना जाता था कि प्रियंका गांधी को अगर चुनाव लड़ना होगा तो वो रायबरेली या अमेठी इन्हीं जगहों से कहीं से लड़ेंगी, या कि फिर फूलपुर का नाम भी बार बार आता था, यानी यूपी में ही कहीं से वो लड़ेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की है वायनाड से, और आज इस पारी की शुरुआत में ही उन्होंने एक कनेक्शन बनाया वहां के लोगों से। और ये कनेक्शन जो है, ये संबंध जो है वो पहले का भी बना हुआ है, क्योंकि पहली बार भी मतलब पहले भी प्रियंका गांधी आती रही है वायनाड अपने भाई के साथ, और अभी जब भूस्खलन के कारण तबाही मची थी तब भी वो उस त्रासदी के मौके पर वायनाड के लोगों के बीच आई थी। और आज उन्होंने क्या कुछ कहा वायनाड के लोगों से, किस तरह ये बताया कि वो उनके लिए काम करेंगी और कैसे उनका उन्होंने अपने साथ एक संबंध जोड़ा। सुन लेते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। These are the values that moved my brother to walk 8,000 kilometers across India to conduct his yatra for love and unity. ഈ മൂല്യങ്ങളാണ്, സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും തുല്യ മൂല്യങ്ങളാണ് എന്റെ സഹോദരനെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ 8,000 കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കാൻ എന്റെ സഹോദരനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ മൂല്യങ്ങളാണ്. He could not have done that without your support. എന്റെ സഹോദരന് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നടക്കുക എന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. My sisters and brothers, you stood by my brother when the whole world was turning its back on him. വയനാട്ടിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്റെ സഹോദരനെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടിലെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നു. You gave him your strength and you gave him courage to keep fighting. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നൽകി, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ ധൈര്യം നൽകി, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പോരാടാനുള്ള കരുത്ത് നൽകി. എന്റെ വയനാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ, My whole family will always remain indebted to you. We will always be grateful to you for this support. എന്റെ സഹോദരന് നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് എന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും എല്ലാ കാലവും നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും, നിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. I know he is sad to leave you, and I have promised that I will only strengthen the bond between you and him and between your family and my families. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിയോട് കുടുംബം പോലെയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ സഹോദരനുമായിട്ടുമുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബം, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തന്നെയാണ്. He has explained to me the large issues that you are facing, whether it is the issue of the medical college or the issue of the night traffic ban or the issues that you are facing to the conflict with the wildlife and the animals. My farmer sisters and brothers, my tribal sisters and brothers, my brother has explained to me the things that you face and your struggles. I want to come to your houses, to your areas. I want to come and understand straight from you also what issue you face and how we can together help to resolve them and how we can tackle them. വയനാട്ടിലെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, तो प्रियंका गांधी यहाँ पर आपने देखा कि जो उन्होंने किस तरह अपने भाई का वो उदाहरण देते हुए बताया कि वायनाड के लोगों ने उनको तब साथ दिया उनका जब सारी दुनिया या सारा देश जो है मतलब उनके खिलाफ जब माहौल बनाया जा रहा था,
उस समय राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हजारों किलोमीटर चले राहुल गांधी, और इसके पीछे वो बता रही हैं कि वायनाड के लोगों का जो साथ और समर्थन रहा उसको वो कभी नहीं भूलेंगी। और वो कह रही हैं कि मैं उसी रिश्ते को और उनकी परंपरा को या उनकी जिम्मेदारियों को मैं आगे बढ़ाऊंगी। ये उनके भाषण का एक सार था। अपने भाषण में आज प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी को भी याद किया, बुद्ध को भी याद किया, जीसस क्राइस्ट को भी याद किया, उनके मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता की बात की, और इसके साथ साथ जिस तरीके का एक भावनात्मक संबंध जोड़ा वायनाड के लोगों से, वो बीजेपी के लिए एक खलबली का सबब हो सकता है। क्योंकि अब तक हम ये देखते आए हैं कि जब जैसे सबसे पहली बार 2014 में मोदी जी आए थे वाराणसी, और जिस तरह उन्होंने खुद को मां गंगा का बेटा बताकर और बिल्कुल एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, उसमें बहुत ज्यादा नाटकीयता दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी जब पहुंच रही है वायनाड, जब वो पहुंची और राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ, तो वहां पर एक नाटकीयता नहीं देखने मिली, बल्कि एक सहज संबंध जो है वायनाड के लोगों से दिखाई दिया। और इस मामले में अगर उनकी खुलकर तारीफ की जाए कि उन्होंने अपनी राजनीति को इतना सहजता से जोड़ दिया लोगों से, तो उसमें खैर कोई दो राय शायद नहीं होनी चाहिए। बहरहाल लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रियंका गांधी का ये जो आगाज रहा है राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने का, या कहें कि संसदीय राजनीति में आने का, क्योंकि अभी तक वो कांग्रेस में अलग अलग मतलब महासचिव के पद पर रहकर वो जिम्मेदारियां निभाती रही हैं। पर्दे के पीछे भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन अब मंच पर जब प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, संसद के या राजनीति के मंच पर जब प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, तो इससे बीजेपी के सामने किस तरह की चुनौती होगी, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, कल से ही माहौल बना हुआ है, जब ये तय मतलब प्रियंका गांधी सोनिया गांधी निकल गए थे वायनाड के लिए, और उसके बाद हम लगातार तस्वीरें देख रहे सोशल मीडिया पर किस तरह उनका स्वागत हुआ, एयरपोर्ट से लेकर उनके जो नॉमिनेशन तक पहुंचने तक, और उसके बाद जिस तरह से वो निकली वायनाड के लिए, तो उसमें रास्ते में लोग उनको मिलते रहे। एक पूर्व सैनिक का वो आया कि उनकी माँ बीमार है और आप मेरे घर चलिए, वो हमेशा आपको दुआएं देती है। तो प्रियंका गांधी उनके घर भी गई, और वहां उनकी जो बूढ़ी महिला है, उन्होंने किस तरह अपनी एक माला भी उनको दे दी कि ये आप रखो। और दिख रहा था कि जनता जो है वो वाकई गांधी परिवार से या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से प्यार करती है, और राहुल गांधी की जो मोहब्बत की राजनीति का जो फल है, वो शायद हम कह सकते हैं कि वायनाड में हमको देखने मिल रहा है। लेकिन इसके आगे क्या, क्योंकि शानदार आगाज हुआ है, अब चुनाव में उतरेंगी प्रियंका गांधी, और अनुमान तो यही दिख रहा है, लग रहा है कि वो जीतेंगी भी, भारी बहुमत से जीतेंगी, ये अनुमान फिलहाल लगाया जा सकता है। लेकिन जब संसद में पहुंचेंगी, तो आप किस तरह की चुनौतियां बीजेपी के लिए देखते हैं? सुमित्रा जी, बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा में चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अभी तक अकेले राहुल गांधी होते थे, और राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते थे नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, और उससे देखा गया कि बीजेपी कितना ज़्यादा असहज हो जाती थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असहज हो गए। यानी खुद उनको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल के भाषण के दौरान उठकर खड़ा होना पड़ा, और फिर बाद में जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब तक सदन में बोलूँगा तब तक मेरे सामने नरेंद्र मोदी नहीं आ सकते, और नरेंद्र मोदी नहीं आए पूरे उससे। अब इत्तफाक है सुमित्रा जी कि 23 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे लोकसभा चुनाव के। 26 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है सदन का, संविधान दिवस के अवसर पर। संविधान दिवस के अवसर पर ही सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो प्रियंका गांधी लोकसभा के सदस्य के तौर पे शपथ भी लेंगी और सदन में उपस्थित भी रहेंगी संविधान दिवस के दिन। तो ये बड़ी प्रतीकात्मक जो चीज़ें हैं वो भी प्रियंका गांधी के साथ जुड़ रही हैं कि संविधान दिवस के दिन प्रियंका गांधी का जो एक तरीके से का है पॉलिटिकल डेब्यू जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, मतलब संसदीय जीवन में उनका होगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो आज हो गया खैर नॉमिनेशन के साथ, लेकिन संसदीय जीवन उनका 26 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगा, ऐसा समझा जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होगी। दूसरा कि राहुल गांधी के साथ थोड़ा डायलॉग डिलीवरी की दिक्कत होती है, लेकिन प्रियंका के साथ वो दिक्कत नहीं है, और प्रियंका बहुत धारदार तरीके से कहती है, मतलब दोनों की अपनी अपनी डायलॉग डिलीवरी है। प्रियंका गांधी की डायलॉग डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए वो मारक है,
राहुल गांधी की जो है वो तो पॉलिसीज़ की बात करते हैं, राहुल गांधी पॉलिसीज़ पे घेरते हैं। प्रियंका गांधी सामान्य बातों में भी ज़बरदस्त तरीके से सरकार को घेरती हैं और तुर्की जवाब देती हैं। राहुल गांधी थोड़ा सा शर्मा भी जाते हैं कभी कभी जवाब देने में, लेकिन प्रियंका गांधी हर बात का तुर्की जवाब देती हैं। नरेंद्र मोदी के सामने अब दिक्कत ये होगी कि वो प्रियंका का सामना करेंगे कि राहुल का सामना करेंगे। ये दिक्कतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। दूसरा, वो दिन बहुत बढ़िया दिन होगा और सबकी निगाह उस दिन होगी शर्मित्रा जी, जिस दिन प्रियंका गांधी पहले दिन लोकसभा में अपना भाषण देंगी। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने पहली बार अपना भाषण लोकसभा में दिया था तो पूरा गांधी परिवार जो था वो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था। प्रियंका गांधी स्वयं जो थी वो दर्शक दीर्घा में बैठी थी। लेकिन ये इत्तेफाक है कि जब प्रियंका गांधी पहली बार भाषण देंगी लोकसभा में तो राहुल गांधी दर्शक दीर्घा में नहीं होंगे, राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद होंगे। तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो बनेंगे जब प्रियंका गांधी पहुंचेंगी संसद में चुनकर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत ये होगी कि प्रियंका गांधी के मुकाबले किसको रखा जाए। प्रियंका गांधी से मुकाबला कौन करेगा? स्मृति ईरानी तो चली गई, क्या कंगना रनौत प्रियंका गांधी से मुकाबला करेंगी या कौन मुकाबला करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी की अब दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, चूँकि अभी तक उसका सामना अकेले राहुल गांधी से होता था और अब सामना जो है दोनों भाई बहन की जोड़ी जो है उससे मुकाबला करना होगा। ये बहुत कठिन दौर जो है वो नरेंद्र मोदी का मुझे लगता है कि 26 नवंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है। सर बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी तो प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहेंगे ही। इसके अलावा हमने देखा अखिलेश यादव बराबर बैठते हैं राहुल गांधी के साथ और उनका भी जो तंज है वो बिल्कुल सटीक रहता है, क्योंकि राहुल गांधी हिंदी में उतने सहज पहले से नहीं रहे हैं। अब बेशक उनकी हिंदी काफी अच्छी हो चुकी है और वो भाषण देते देते अब काफी मंच गए हैं बोलने में, लेकिन उनके साथ शुरू में हमेशा ये दिक्कत रहती थी कि वो जो सोचते थे या जो उनके विचार थे वो उस तरह से संप्रेषित नहीं हो पाते थे। लेकिन प्रियंका गांधी क्योंकि जैसा आपने बहुत पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, मेरा ख्याल है 2004 या 8 का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बताया था कि खुद तेजी बच्चन जी ने उनको हिंदी सिखाई है, तो वो बहुत अच्छे से हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पारंगत और अच्छे से अपनी बात रखती हैं, मुद्दों को समझती ही हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी खेमे में बेचैनी अभी से अमरेंदु जी इसलिए भी शुरू हो गई क्योंकि एक तो उनको डर है कि प्रियंका गांधी जब लोकसभा पहुंचेंगी तो पहले से ही वहां पर राहुल गांधी जो है मुद्दों की बात उठाते रहे हैं, अब प्रियंका गांधी भी उसी तरह से जुटेंगी, तो उसका वो जवाब कैसे देंगे? जैसा आपने कहा कि उनकी ओर से कौन जवाब देने के लिए खड़ा होगा, क्योंकि ना मोदी जी की वैसी तैयारी रहती है ना अमित शाह की, ये लोग बातों को डाइवर्ट करना जानते हैं। हो सकता है बांसुरी स्वराज जैसे किसी तेज तर्रार वक्ता को वो ले आए, हालांकि उनकी बातों में भी दम कितना रहेगा ये देखना होगा। तो एक तो ये सवाल लोकसभा के भीतर है, दूसरा अभी से जो बीजेपी जो है उनको टारगेट करने में लगी है और जैसा ये बताया जा रहा है अब आंकड़े आने शुरू हो गए कि प्रियंका गांधी ने जब 2019 में वो यूपी चुनाव में उनको प्रभारी बनाया था तो वो उस समय उसकी सीटें कितनी मतलब कांग्रेस कहाँ चले गई थी, फिर 2022 के चुनाव में उसको कोई फायदा नहीं मिला, अभी भी ऐसा है। तो और ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे जो उनके जुमले रहे या नारे रहे वो बेकार हो गए और प्रियंका गांधी का दांव कहीं नहीं चल रहा है और वो तुरुप का इक्का फेल हो रहा है, इस तरह की बातें आने लगी हैं। तो अमरेंदु जी, क्या बीजेपी ने इसको एक खेल की तरह बना लिया है कि राजनीति जो है या चुनावी राजनीति एक खेल है जिसमें ये तुरुप का इक्का चलने वाली बात है, क्योंकि जो मुद्दों की जो बात कर रहे हैं आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे और अब आप इस तरह, क्योंकि राहुल गांधी के लिए भी बार बार यही कहते हैं कि उनको लॉन्च कर रहे हैं, रीलॉन्च कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट फेल हो रहा है। तो ये बीजेपी ने एक जो नैरेटिव बना लिया है, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब उस नैरेटिव को तोड़ेंगे और ये बताएंगे कि राजनीति जो है खेल नहीं है, एक गंभीर पेशा है जिसका सीधा सीधा संबंध देश और जनता के हित से जुड़ा हुआ है? क्या उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सफल हो पाएंगे? मुझे लगता है समिता जी, राहुल गांधी तो काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं, क्योंकि जिस ब्रांड मोदी की बीजेपी बात करती थी वो ब्रांड मोदी ध्वस्त हो चुका है। वो ब्रांड मोदी जो है वो हरियाणा का चुनाव बीजेपी जीत भले गई है, लेकिन वो ब्रांड मोदी जो था वो आखिरी समय में हरियाणा से गायब हो गया था। यानी अमित शाह 29 सितंबर को गायब हो गए और नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को गायब हो गए, चुनाव हुए 5 अक्टूबर को।
तो वो ब्रांड मोदी जो था वो तो ध्वस्त हो चुका। और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक तरह से कहा जाए नेतृत्व तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ ब्रांड है, और ब्रांड जो है वो कभी भी धूमिल हो सकता है। ब्रांड बहुत से होते हैं, उस ब्रांड में जैसे मान लीजिए कोई खाद्य आइटम है, उसका ब्रांड है। अब उस ब्रांड का आपने पैकेट खोला, उसमें मक्खी निकल आई और वो वायरल हो गया कि मक्खी निकली इस ब्रांड में, तो वो तो ब्रांड फिर ध्वस्त हो गया फिर। तो मोदी जी के ब्रांड के साथ यही दिक्कत है बीजेपी की कि वो पैकेट खोला, पैकेट में मक्खी निकल आई तो ब्रांड ध्वस्त हो गया। तो मोदी जी का ब्रांड ध्वस्त हो चुका है। मोदी जी का ब्रांड लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो चुका। खुद 1.5 लाख वोटों से जीते और पहले 3 चरण में तो हार रहे थे अजय राय जैसे आदमी से, तो वो ब्रांड तो ध्वस्त हो चुका है। तो अगर ये ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड राहुल, ब्रांड प्रियंका इस समय बहुत आगे हैं और ब्रांड मोदी डिक्लाइन की तरफ है लगातार। तो ब्रांड की बात नहीं है। अगर बीजेपी ब्रांड की पॉलिटिक्स करेगी तो ब्रांड मोदी जी का खत्म हो रहा है, तो बीजेपी को फिर इसको स्वीकार करना चाहिए। और हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी जी का कितना इस्तेमाल किया जाता है, कितना मोदी जी जाते हैं महाराष्ट्र में, ये भी हम देख लेंगे फिर अगर ब्रांड की बात है तो। ब्रांड की बात नहीं है, बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी के उठाए हुए मुद्दों को या प्रियंका जो मुद्दे उठाएंगी उनके कोई जवाब हैं। आपकी पूरी सरकार, आप सरकार में बैठे हैं, वहाँ जो मुद्दे उठाए जाएंगे दोनों भाई बहन की तरफ से, क्या आपके लोग उनका जवाब देने की स्थिति में हैं? राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए पिछले लोकसभा सत्र के दौरान, आपने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। पूरी सरकार मिलकर एक भी किसी बात का जवाब नहीं दे पाई। तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो ब्रांड जो है वो मोदी जी का डिक्लाइन की तरफ है, तो इसलिए बीजेपी को ये ब्रांड की बातें अब करना बंद करना चाहिए। मगर सवाल ये है समिता जी कि इनको समझाए कौन? क्योंकि अगर मोदी जी का ब्रांड है तो मोदी जी को आपने हरियाणा में फिर इस्तेमाल क्यों नहीं किया? भाई मोदी जी ने 4 रैलियां क्यों की सिर्फ हरियाणा में? जम्मू कश्मीर में तो आप आखिरी दिन तक जुटे रहे थे चुनाव प्रचार के, हरियाणा से आप क्यों गायब हो गए? और जम्मू कश्मीर में आपका ब्रांड नहीं चला, और जहां हरियाणा में आपका इस्तेमाल नहीं किया गया वहां बीजेपी जीत कर आ गई। तो ब्रांड तो खत्म हो गया ना, बीजेपी ने खुद खत्म कर दिया मोदी जी का ब्रांड। तो ये दिक्कतें उनके सामने हैं, बीजेपी के सामने। तो सवालों के जवाब देने होंगे। और जाहिर सी बात है समिता जी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों जनता के सवाल उठा रहे हैं, जनता के सवालों पर लगातार सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की जो 8000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा हो चुकी, बल्कि 8000 क्या 10,000 किलोमीटर के आसपास की यात्रा उनकी हो चुकी, दोनों यात्राएं मिलाकर, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो नया यात्रा मिलाकर 3900 किलोमीटर की लगभग यात्रा थी उनकी भारत जोड़ो यात्रा, और 6200 किलोमीटर के आसपास थी भारत जोड़ो नया यात्रा। तो ये सब मिलाकर 10,000 किलोमीटर के आसपास यात्रा हो चुकी। तो इतनी यात्रा करने के बाद राहुल गांधी तो लगातार जनता के बीच में है, तो जनता के सवाल उठा रहे हैं। तो जनता के सवालों के जवाब देने होंगे। जनता अब सवाल पूछ रही है। हम लोगों ने कल जिस सर्वे की भी चर्चा की थी समिता जी, उस सर्वे में भी क्या बातें निकल कर सामने आई कि जनता अब सवाल पूछ रही है। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, MSP का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं। और इस पर लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी ये बताइए 10 साल में आपकी डिलीवरी क्या रही? ठीक है, आप 30वां प्रधानमंत्री की केंद्र प्रकार में बन गए, लेकिन डिलीवरी आपकी क्या है? तो अब मोदी जी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, इनको अब जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है समिता जी कि सड़क पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, और सदन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अब सवाल रोकने से पूछ नहीं सकती है। आप भले ही सदन को पहले स्थगित कर दें कि आप चर्चा ही नहीं होने दें, वो एक अलग है, लेकिन अगर सदन चलेगा तो सवाल उठेंगे और सवालों के जवाब देने होंगे। तो मोदी जी को बहुत तैयारी के साथ आना पड़ेगा। जब भी आएंगे सदन में पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। अब जुमलेबाजी या मन की बातें जो सदन में जो एक तरफा संवाद हुआ करता था वो नहीं चलेगा, वो ज़माना चला गया। मोदी जी को इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल, और वो इस बात को समझ भी रहे होंगे क्योंकि संसद के अभी ही जो 2 सत्र हो गए, एक जो विशेष सत्र था और उसके बाद जो मानसून सत्र हुआ जिसमें बजट भी पारित हुआ, उसी में हमने देख लिया था कि किस तरह मोदी सरकार सवालों में घिरी हुई थी। और उसके पास एक भी, और बार बार हमने देखा, चाहे वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, चाहे और भी इस तरह के फैसले जो थे जिससे उनको पीछे हटना पड़ा, उससे समझ में आ रहा है कि आप सरकार के लिए ये खुला खेलने वाला मैदान अब नहीं रह गया है। लोकसभा या संसद जो है, अब उनको वहां भी दायरे में रहना पड़ेगा। और ये बात जो है, अब प्रियंका गांधी जब पहुंचेंगी लोकसभा में तो शायद और तरीके से उनको समझ में भी आ जाएगी। आज हमने देखा अमरेंदु जी की सोनिया गांधी भी मौजूद थी, जाहिर है क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रही है तो सोनिया गांधी का वहां होना लाजमी था। लेकिन हमने ये देखा था जब वाजपेयी सरकार का कार्यकाल था, सोनिया गांधी भी बड़ी अनिच्छा से आई राजनीति में,
लेकिन जब वो आई और थोड़े साल वो ऐसे ही मतलब किनारे रहकर उन्होंने काम किया, लेकिन जब उन्होंने चुनावी कमान संभाली तो 10 साल जो है वो यूपीए सरकार जो है सत्ता में रही। अब प्रियंका गांधी इसी तरह से आई हैं। क्या लगता है आपको? क्योंकि हमने ये देखा है कि बार बार प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारने की मांग कांग्रेस ही करते रहे। न जाने किस जमाने से उनके पोस्टर भी लगते रहे कि ये यहाँ से प्रत्याशी बनेंगी, चुनाव लड़ने की मांग होती रही, तमाम जगहों पर उनके लिए आवाज उठती रही कि आप उनको लड़ाइए, लेकिन प्रियंका गांधी कभी भी नहीं आई। वो हमेशा नेपथ्य में रहकर ही उन्होंने काम करना स्वीकार किया। लेकिन और अब जब वो आई हैं, क्योंकि इससे पहले हम ये भी देखे, जैसे राहुल गांधी तो बाकायदा अभी वो जाते हैं लोगों के बीच, अलग अलग तबकों में जाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी ये उनकी शैली रही है, चाहे वो उन्नाव हाथरस का मामला हो, चाहे ये पहलवान बेटियों के साथ खड़े होने का मामला हो, प्रियंका गांधी भी हर जगह पहुंचती रही हैं और उनके हक की आवाज जो है, लोगों के हक की आवाज जो है वो उठाती रही हैं। अब प्रियंका गांधी जब सक्रिय राजनीति में आ जाएंगी, जब वो लोकसभा में पहुंचेंगी, तो अभी तो ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो मोदी सरकार अपना ये कार्यकाल पूरा कर लेगी, लेकिन उसके बाद 2029 के बाद क्या कोई आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी के आने से क्या वही बदलाव होने होगा जैसा कि सोनिया गांधी के आने पर हुआ था 2004 में? देखिए समिता जी, सिर्फ 2004 की ही बात नहीं है। जब इंदिरा गांधी का राजनीति में प्रवेश हुआ था उस समय भी कांग्रेस को बहुत ताकत मिली थी। सोनिया गांधी आई तो उसके बाद कांग्रेस का कायाकल्प हुआ और जो समझा जा रहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई और कांग्रेस के पास अब नेतृत्व नहीं है, इस तरीके के सारे सवाल उठाए जा रहे थे उस दौरान भी। और तब सोनिया गांधी ने आकर कांग्रेस को संभाला। अब कांग्रेस का खैर वो समय, जो बुरा समय था वो बीत चुका है एक तरीके से कहा जाए, लेकिन प्रियंका गांधी का जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्रेंस हो रहा है और संसदीय राजनीति में उतर रही हैं प्रियंका गांधी, निश्चित तौर पे कांग्रेस को इससे बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। और जैसा कि राहुल गांधी ने भी आज कहा कि वायनाड के दो सांसद हैं, एक ऑफिशियली और एक अनऑफिशियली, तो ये सिर्फ वायनाड के ही सांसद की बात नहीं है समिता जी। आप देखिए उत्तर से दक्षिण किस तरीके से दोनों ध्रुव को कांग्रेस ने इकट्ठा किया है। और समिता जी, जो विज्ञान का सिद्धांत है और जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उत्तर और दक्षिण, अगर आप उनको आपस में लाइए तो वो जुड़ते हैं, और दक्षिण से दक्षिण को मिलाइए तो वो धकेआते हैं, उत्तर से उत्तर को मिलाइए तो धकेआते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण को जोड़िए तो वो आपस में जुड़ते हैं। तो ये देश को जोड़ने की बात भी है कि उत्तर से दक्षिण को किस तरीके से गांधी परिवार जोड़ने की बात कर रहा है, उसको जोड़ रहा है। और ये प्रयास लगातार कांग्रेस की राजनीति में हमको देखने को मिल रहा है, उत्तर से दक्षिण को किस तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति उत्तर और दक्षिण को बांटने की राजनीति है। ये हम पिछले कई वर्षों से लगातार देखते आ रहे हैं और फिलहाल तो इधर आकर बहुत ज़्यादा हमने देखा है जिस तरीके से बांटने की कोशिश की गई है, चाहे वो हिंदी हिंदुस्तान का नारा लगाने की बातें की हो, चाहे वो कन्नड़ और मलयालम के ऊपर हिंदी को थोपने की बातें रही हो, इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी हमको देखने को मिली हैं। तो उत्तर और दक्षिण के बीच की जो दूरी है उसको मिटाने का काम जो है वो राहुल और प्रियंका दो ध्रुवों पर बैठकर कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इस देश की राजनीति के अंदर चीज़ें होने जा रही हैं, जिसको मुझे लगता है कि आगे जाकर और एम्पलीफाई करने की आवश्यकता होगी कि किस तरीके से देश तक इन बातों को पहुंचाया जाए। और शायद कांग्रेस इस बातों को लेकर आगे बढ़ भी रही है कि उत्तर से दक्षिण के बीच किस तरीके का समन्वय स्थापित हो, और जो विविधता में एकता की बात जो हम लगातार करते रहे पिछले 70-75 वर्षों के दौरान, वो लगातार विविधता में एकता की बातें यहाँ दिखाई पड़ें। और आप देखिए कि आज किस तरीके से लोग वहाँ जो थे वो स्वागत कर रहे थे। और जिस घटना का आपने जिक्र किया कि प्रियंका गांधी कल जब पहुँची वायनाड, तो एक पूर्व सैनिक जो आए और उन्होंने कहा कि उनकी माँ जो है वो बीमार है और वो काफ़ी लंबे समय से उनसे मिलना चाहती हैं, तो प्रियंका गांधी तुरंत उनके घर गई और फिर वहाँ का जो माहौल जो था वो देखिए किस तरीके का एकदम पारिवारिक माहौल, जैसे कोई बच्चा अपना जो है वो लंबे समय के बाद विदेश से लौट कर आया हो, और उस तरीके का उत्साह जो परिवार के लोगों में होता है, तो उस परिवार के लोगों में प्रियंका गांधी को देख कर के उत्साह था। क्या मोदी जी को लेकर इस तरीके का कोई उत्साह समिता जी देश के अंदर कहीं दिखाई पड़ सकता है? मोदी जी कहीं जाएँ, उनका इस तरीके से स्वागत हो? देखिए, प्रायोजित भीड़ की तो बात अलग छोड़ दीजिए, वो मोदी नारे लगाने की बात अलग है, लेकिन परिवार का सदस्य कोई आया है, मुझे लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ मोदी जी के साथ नहीं हो सकती या बीजेपी के किसी भी नेता के साथ कहीं नहीं हो सकती। तो ये अंतर है। तो अब जो इस तरीके से जो चीज़ें बढ़ रही हैं, ये साफ तौर पे देखा जाएगा कि प्रियंका गांधी के संसदीय राजनीति में आने के बाद कांग्रेस को एक बल मिलेगा। और जो एक परंपरा रही है कि इंदिरा गांधी के आने के बाद कांग्रेस का उत्थान हुआ, सोनिया
गांधी के आने के बाद जो एक डिक्लाइन की तरफ जा रही थी कांग्रेस, वो रुका और आगे बढ़ा, और फिर अब प्रियंका गांधी जब आई हैं संसदीय राजनीति में, तो हम ये इसको आगे बढ़ता हुआ निश्चित तौर पर देखेंगे। और आने वाला समय मुझे लगता है प्रियंका का और कांग्रेस का दोनों का उज्ज्वल है। बिल्कुल, क्योंकि ये हम बार बार देखें कि जब भी गांधी परिवार से कोई आता है और वो कांग्रेस की कमान संभालता है तो कांग्रेस में एक नया उत्साह आता है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने बाकायदा वीडियो डालकर प्रियंका गांधी के लिए शुभकामनाओं का संदेश भेजा, उससे भी समझ में आ रहा है कि लोगों में, कांग्रेस के लोगों में बहुत उत्साह है कि प्रियंका गांधी आखिरकार उतर रही है चुनावी मैदान में। और ये चीज भी हमने देखी है, क्योंकि भले ही बीजेपी इस बात को लेकर खूब गांधी परिवार को निशाना साधे कि कांग्रेस जो है उनके कब्जे में है और गांधी परिवार का बिल्कुल वो उसने अपने चंगुल में फंसा रखा है, लेकिन कांग्रेस के लोग ही चाहते हैं अगर गांधी परिवार को, तो उसमें उनका क्या कसूर है। और दूसरी बात यह कि जो परिवारवाद का भी एक थोपते रहती है बीजेपी और गांधी परिवार का नाम लेकर, हालांकि वो खुद भी उससे नहीं बची है, लेकिन गांधी परिवार को वो खास तौर पर निशाने पर लेती है। पर यहाँ आज जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, उन लोगों ने बार बार एक दूसरे का कि हाँ ये मेरे भाई ने, इन्होंने ऐसा ऐसा किया। राहुल गांधी भी जब वो भाषण दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं मेरी बहन, और मैंने उसको बचपन में ऐसा देखा और अब मैं उसका ये बता रहा हूँ। और मतलब उन लोगों ने खुलकर ये बताया कि हाँ हम भाई बहन हैं और भाई की छोड़ी हुई सीट पर अब बहन आने जा रही है। अब इसमें जिसको परिवारवाद का नाम लेना है, जो आरोप लगाना है वो लगाए, उनकी बला से, वो अब इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। ये एक बात आज साफ साफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बता दी। अभी हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के कुछ एक प्रवक्ता है, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया कि प्रियंका गांधी वायनाड से क्यों लड़ रही है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल है और वहां पर इसीलिए ये गांधी परिवार उन्हीं क्षेत्रों को अपना सुरक्षित वो मानती है जहां पर मुस्लिम जनता ज्यादा है और जिसके वोट उसको मिले। ये मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है और जिन्ना इसी तरह से करते थे, अब उसी चीज को गांधी जी, मतलब ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो है ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये उन प्रवक्ता का जो है आरोप था। अब सवाल ये है अमलेंदु जी कि अगर वायनाड से चुनाव लड़ना इसका मतलब मुस्लिम लीग पर चढ़ना है या मुस्लिम वोटों के कारण वहां पहुंचना है, तो मोदी जी को वहां पर पहुंचने से किसने रोका था? वो भी लड़ लेते, वायनाड से आ जाते अगर वाराणसी से, और फिर राहुल गांधी को वहां चुनौती दे देते। या अभी भी मौका है किसी अपने ही वैसे ही कोई कद के इंसान को उतार दे कि चलो ये प्रियंका के मुकाबले खड़ा होगा। क्या ये बीजेपी की कुंठा है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रियंका गांधी के इस आगाज पर आखिर वो अपनी राजनीति कैसे चले? क्या लग रहा है आपको? देखिए समिता जी, एक तो बीजेपी के लोग कुंठित कुछ ज़्यादा ही होते हैं, एक तो बड़ी ये देखने की चीज़ है। और ख़ास तौर से महिलाओं को लेकर और गांधी परिवार को लेकर उनकी कुंठा जो है वो बार बार प्रकट होती रहती है। और तमाम भाजपाइयों की इस तरीके की मानसिकता बार बार देखने को मिलती रहती है, वो बार बार खुलकर सामने आती है। प्रियंका गांधी को लेकर भी बीजेपी की कुंठा जो है वो इसी तरीके के सामने निकल कर आ रही है। अरे भाई वायनाड से क्यों लड़ रही हैं? हम किसी ने पूछा मोदी जी बनारस से क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी बनारस छोड़ के चेन्नई से लड़ रहे थे, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता है ना, विश्वगुरु हैं। चेन्नई से लड़ लेते, पोरबंदर से लड़ लेते, वहाँ से अंडमान निकोबार से लड़ लेते। और बीजेपी को किसने रोका? अगर पहली बात ये कि वायनाड जो मुस्लिम बहुल सीट नहीं है, तो ये जो क्या है, तो इसका मतलब इन लोगों को डेमोग्राफी का पता भी नहीं है किसी को, जो ये इस तरह के आरोप लगाना है। वायनाड हिंदू बहुल सीट, ये मुस्लिम बहुल सीट नहीं है। दूसरा, अगर मुस्लिम बहुल सीट है तो क्या आपके पास मुस्लिम नेताओं की कमी है? आपने क्यों नहीं उतार दिया वहाँ कोई मुस्लिम नेता? आप भी उतार दीजिए, अगर आपको लगता है ऐसा है तो आप उतार दीजिए। भाई आपने जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे ना बीजेपी ने, तो वायनाड से आप उतार देते। आपने क्यों नव्या हरिदास को उतारा वहाँ? आप उतार देते वहाँ। और वैसे भी आपके लोग वहाँ बीफ का वादा करते रहते हैं कि अच्छा बीफ देंगे। आपके इनके कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि इनके कैंडिडेट ने वायदा किया था कि वो जीत के आते हैं तो अच्छा बीफ खिलाएंगे केरल के लोगों को। तो ये तो इस तरह की चीज़ें जो कुंठाएं हैं, ये असल में बार बार निकल कर सामने आती हैं। अरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है। आप लोग सवाल करने लग जाए कि मोदी जी बनारस से क्यों लड़ रहे हैं? भाई एक यूपी का आदमी बनारस से लड़ता, आपने यूपी का एक सांसद कम कर दिया, गुजरात से आकर आप यहाँ जम गए। यानी गुजरात की 26 सीटों की बजाय गुजरात के 27 सांसद होते हैं। मोदी जी भी गुजराती हैं, यूपी के थोड़ी हैं मोदी जी। तो ये सवाल उठेंगे फिर। तो अगर इस दिशा में जाने की कोशिश करेगी बीजेपी तो ये सवाल बहुत ज़्यादा उठेंगे, तो बीजेपी को ही परेशानी देंगी। तो हमारा सुझाव है, हालांकि हम कुछ सुझाव देने वाले नहीं हैं और ना बीजेपी हमारा कोई सुझाव मानेगी, लेकिन फिर भी राजनीति में कम से कम इतनी शुचिता रहनी चाहिए, जिसकी बात बीजेपी लगातार करती रहती है शुचिता की राजनीति की,
कि आप पॉलिटिकल राइवलरी को उसी तरीके से लीजिए, व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलने की कोशिश मत कीजिए। हालांकि बीजेपी वाला कोई मानेगा नहीं, उनकी तमाम अब तक की राजनीति, उनके तमाम नेताओं की राजनीति राजनीतिक लड़ाई को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलने की रही है, और यहाँ तक कि अपने नेताओं के खिलाफ भी उनकी दुश्मनियाँ जो है व्यक्तिगत दुश्मनियाँ बदल जाती हैं। और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सीजी और ईजी के खेल जो है वहाँ सब चलते रहते हैं आपस में, तो है वो मानेंगे नहीं। लेकिन फिर भी एक सुझाव है कि भाई व्यक्तिगत दुश्मनी की हद तक मत बढ़िए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा बीजेपी के लिए, समझता है। बिल्कुल, और ये तो दिख ही रहा है बीजेपी व्यक्तिगत दुश्मनी, और जब बात आती है गांधी परिवार की तो वो बिल्कुल उसी तरह से प्रहार करती है जैसे कि व्यक्तिगत दुश्मनी ही है। और अभी हम तो ये रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, उन पर जितने आरोप पिछले 10 सालों में लगे, एक भी साबित नहीं हुआ या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आरोप लगाने में कोई कमी नहीं रही। और हरियाणा चुनाव में भी उनको एक बड़ा मुद्दा बना ही लिया था। अब लेकिन प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, वायनाड से उतरी हैं, तो उन पर अब मुस्लिम परस्त होने का एक जो आरोप है वो लगना शुरू हो गया। न केवल उन पर, पूरी कांग्रेस और गांधी परिवार पर, फिर मुस्लिम लीग से तुलना करने लगे हैं लोग। लेकिन ये इस तरह की राजनीति बीजेपी की कुंठा को ही शायद जाहिर कर रही है, और इस कुंठा का जवाब जनता किस तरह से देगी जब वायनाड में चुनाव होंगे, और उसके बाद प्रियंका गांधी के लिए जो भी फैसला आएगा, जो कि अनुमान लग रहा है कि भारी बहुमत का ही फैसला आएगा जीत का, तो उसके बाद प्रियंका गांधी जब पहुंचेंगी लोकसभा, और तब किस तरह से मोदी सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि अब मोदी जी को अपनी तैयारियां थोड़ी और कर लेनी चाहिए, अपना होमवर्क अच्छे से कर अगर वो संसद में नहीं आए तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।